जय हिंद दोस्तों, मैं राज पंचेश्वर और आप देख रहे हैं पंत स्टडी पॉइंट चैनल। और आज के हम वीडियो में देखने वाले हैं साइंस के टॉपिक के बारे में। साइंस में हम देखने वाले हैं मानव रोग के बारे में। मानव रोग जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है वो एग्जाम के लिए, और यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। तो इसमें देखेंगे कि परजीवी से होने वाले रोग, सभी रोगों को देखेंगे। जीवाणु वायरस से होने वाले जितने भी रोग हैं उनको हम देखेंगे, और देखेंगे विषाणु वायरस जीवाणु बैक्टीरिया से होने वाले रोग देखेंगे, और विषाणु वायरस से होने वाले रोग देखेंगे, और कवक या हम कह लें फफूंद, फंगी, इससे होने वाले रोग देखेंगे। तो हम सीखेंगे कि आज के वीडियो में परजीवी, जीवाणु, विषाणु और कवक से होने वाले कौन कौन से रोग हैं जिनसे ये होंगे। और देखेंगे कि रोग जो है वो दो तरह से होता है। एक होता है संक्रामक रोग और एक होता है असंक्रामक रोग। इसमें पूछा जाता है कि इनमें से कौन सी बीमारी जो है वो संक्रामक है, कौन सी बीमारी असंक्रामक है। तो याद रखना है, जो बीमारी विषाणु, जीवाणु, परजीवी और कवक और छूने से फैले वो संक्रामक रोग है। जो बीमारी विषाणु, जीवाणु, परजीवी, कवक और छूने से फैले वो संक्रामक रोग है। इसको संसर्गी रोग भी कहते हैं, या इसको संचरणीय रोग भी कहते हैं। अब हम देखते हैं असंक्रामक रोग को ही हम क्या कह देते हैं, असंचरणीय रोग कहते हैं। असंचरणीय रोग हम इसको कहते हैं। असंक्रामक रोग में याद रखना है कि ये बीमारी जो है ना ही विषाणु, ना ही जीवाणु, ना ही परजीवी और ना ही कवक से फैलती है। ये जो रोग है शरीर में उत्पन्न होते हैं और ना ही छूने से फैलते हैं। तो याद रखना है, संक्रामक रोग वैसे रोग होते हैं जो विषाणु, जीवाणु, परजीवी, कवक या छूने से फैलते हैं, उनको संक्रामक की कैटेगरी में रखते हैं। और असंक्रामक रोग, जिसको असंचरणीय रोग भी कहते हैं, विषाणु, जीवाणु, परजीवी, कवक इनसे नहीं होगा और ना ही छूने से फैलेगा। ये शरीर में उत्पन्न होते हैं। और असंक्रामक रोग में आता है कैंसर जो है ना विषाणु, जीवाणु से होता है। मधुमेह याद रखना, ये भी असंचरणीय में आता है, असंक्रामक में आता है। हृदय रोग जो है ये भी असंक्रामक में आता है, याद रखना है। जोड़ों का दर्द ये भी असंक्रामक में आता है। तो कुछ ऐसी बीमारी हैं जो असंक्रामक हैं, बहुत सी ऐसी बीमारी हैं जो विषाणु, जीवाणु, परजीवी, कवक और छूने से फैलते हैं। तो यही चीज हम आज क्लियर करने वाले हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि परजीवी, प्रोटोजोआ से होने वाले जितने भी रोग हैं उनको हम देखेंगे, और इसमें देखेंगे एक ट्रिक की सहायता से। इससे जो क्वेश्चन आते हैं उनमें इस तरह से पूछा जाता है कि इनमें से कौन सी बीमारी जो है वो संक्रामक है। इस तरह से ऑप्शन दे देता है। जैसे ऑप्शन में रख दिया हैजा, कैंसर, हृदय रोग, और ऑप्शन में रख दिया मधुमेह। तो हम आसानी से बता सकते हैं कि हैजा जो है ये संक्रामक रोग है, बाकी जो तीन है वो असंक्रामक है। तो एक तो क्वेश्चन इस तरह से आता है। दूसरा क्वेश्चन आता है परजीवी, विषाणु, जीवाणु, कवक, इनसे आता है कि इनसे पूछता है कि कौन सी बीमारी जो है या कौन सा रोग जो है ये बैक्टीरिया के द्वारा होगा। जैसे ऑप्शन में दे दिया चेचक, पीलिया, पोलियो, और ऑप्शन में रख दिया मान लो मलेरिया।
मलेरिया। और पूछेगा कि इनमें से कौन सा रोग है, इनमें से कौन सा रोग है जो परजीवी द्वारा होगा, इनमें से कौन सा रोग है जो परजीवी के द्वारा होगा। तो हम आसानी से ऑप्शन में बता सकते हैं कि कौन सा रोग जो है वो परजीवी से होगा, कौन सा रोग जो है वो कवक से होगा, कौन सा विषाणु से और कौन सा जीवाणु से। तो हम यहाँ आसानी से बता सकते हैं कि मलेरिया जो है ये परजीवी से होने वाला रोग है, बाकी जितने भी हैं ये वायरस से होने वाले रोग हैं। तो इसे याद करने के लिए इस तरह के क्वेश्चन रीजनिंग में भी पूछे जाते हैं, इस तरह के क्वेश्चन जीके में भी बनते हैं, साइंस वाले टॉपिक से ही बनते हैं। तो इसको हम सभी बीमारी को कोड से याद करने वाले हैं, ट्रिक से याद करने वाले हैं कि कितने बीमारी हैं जो परजीवी से होते हैं उसके लिए कोड याद करेंगे, कितनी ऐसी बीमारी हैं जो कवक से होते हैं उसके लिए कोड याद करेंगे, कितनी बीमारी हैं जो विषाणु से होते हैं उसके लिए कोड याद करेंगे, और जीवाणु सभी के लिए कोड से याद रखना है ताकि इतना पता रहे कि कौन सी बीमारी जो है वो जीवाणु से होगी और कौन सी बीमारी जो है वो विषाणु से, क्योंकि इस तरह के ही क्वेश्चन ज़्यादातर बनते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं प्रोटोजोआ परजीवी से होने वाले रोग। जितने भी परजीवी प्रोटोजोआ से होने वाले रोग हैं उनको हम देखने वाले हैं। तो इसके लिए कोड याद रखना है, हमें एक ट्रिक याद रखना है, कोड याद रखना है, पेचिस ने काम सौंपा। इस तरह से कोड याद रखना है, पेचिस ने काम सौंपा, ये कोड याद रखना है। इससे ये पता चलेगा कि कौन सी बीमारी है जो परजीवी प्रोटोजोआ से होते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं पेचिस। पेचिस जो है वो परजीवी से होगा। यहाँ पे ने को साइलेंट करना है, कालाजार, इससे होगा कालाजार। माँ से होगा मलेरिया, मलेरिया ये परजीवी से होता है प्रोटोजोआ से। सोने की बीमारी, सोने की बीमारी ये भी जो है परजीवी से होगा। और पायरिया ये भी जो है ये परजीवी से होगा। तो इतनी बीमारी है जो परजीवी से होने वाले, प्रोटोजोआ से होने वाले रोग हैं। अब हम इसी में साथ में देखते हैं थोड़ा सा डिटेल में ये देखते हैं, पूछा जाता है कि पेचिस या कालाजार या मलेरिया या सोने की बीमारी शरीर के किस अंग से संबंधित है, शरीर के किस अंग से संबंधित है। अभी हमने देखा सभी के नाम जो परजीवी से होते हैं। अब हम देखने वाले हैं कि कौन कौन से अंग को ये प्रभावित करते हैं। तो पेचिस ये प्रभावित करता है शरीर की आंत को, तो ये याद रखना है। कालाजार में याद रखना है अस्थि मज्जा, ये प्रभावित करता है शरीर के अस्थि मज्जा को, जिसको हम बोन मैरो कहते हैं, इसको हम बोन मैरो कहते हैं। पेचिस प्रभावित करता है आंत को, कालाजार प्रभावित करता है अस्थि मज्जा को, और मलेरिया प्रभावित करता है आरबीसी को। मलेरिया द्वारा प्रभावित अंग है आरबीसी। और सोने की बीमारी इसके द्वारा प्रभावित अंग है मस्तिष्क, मस्तिष्क। और पायरिया में याद रखना है इसके द्वारा प्रभावित अंग है मसूड़े, मसूड़े। इतनी चीजें याद रखना है। तो हमने देखा सभी अंग जो परजीवी पेचिस, कालाजार, मलेरिया, सोने की बीमारी, पायरिया इनसे प्रभावित होते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट देखने वाले हैं इनके परजीवी का नाम, इनके परजीवी का नाम कि कौन कौन से ऐसे परजीवी हैं जो शरीर में एंटर कर जाते हैं और ये बीमारी हो जाती है। तो इसमें याद रखना है एंटी अमीबा, एंटी अमीबा, हिस्टोलिटिका, ये याद रखना है हिस्टोलिटिका, ये परजीवी का नाम है, इसकी वजह से पेचिस होता है। और कालाजार में याद रखना है लेशमेनिया, लेशमेनिया डोनावानी, इसकी वजह से जो है वो कालाजार होता है अस्थि मज्जा में। और मलेरिया के लिए तो सभी को याद होगा प्लाज्मोडियम, इस प्लाज्मोडियम ये जो है परजीवी है, ये शरीर में एंटर कर जाता है, इसके बाद जो है वो मलेरिया हो जाता है। तो ये याद रखना है प्लाज्मोडियम। और इसमें याद रखना है ट्रिपेनोसोमा, ट्रिपनोसोमा, ट्रिपनोसोमा, इसके परजीवी का नाम है ट्रिपनोसोमा, और इसकी वजह से सोने की बीमारी हो जाती है। और पायरिया के लिए याद रखना है इसके परजीवी का नाम है एंटी अमीबा जिंजीवेलिस, जिंजीवेलिस जो है इसके परजीवी का नाम है।
तो हमने नेक्स्ट स्टेप में देखा कि जितने भी परजीवी हैं जिनकी वजह से ये रोग होते हैं उनको देखा। नेक्स्ट इसके बाद हम देखने वाले हैं जैसे कालाजार में एक मक्खी का नाम पूछा जाता है बालू मक्खी। बालू मक्खी कौन सी मक्खी के काटने से कालाजार नामक बीमारी होती है? तो कालाजार नामक बीमारी होगी बालू मक्खी, या इसी को हम कहते हैं सैंड फ्लाई। सैंड फ्लाई नामक मक्खी के काटने से कालाजार बीमारी हो जाती है। इसके बाद हम देखते हैं मलेरिया कौन सी मक्खी के काटने से, कौन से मच्छर या मक्खी के काटने से मलेरिया होता है? तो इसमें याद रखना है मादा मच्छर, लगभग ये सभी को पता होता है। मादा मच्छर के काटने से ही मलेरिया होता है। और यहाँ पे याद रखना है मलेरिया की जो दवा आती है वो कुनैन पूछा जाता है कि इनमें से कौन सी मलेरिया की दवा है, तो कुनैन याद रखना है। और जो कुनैन मलेरिया की जो दवा है ये मिलता है सिनकोना वृक्ष से। तो ये सिनकोना वृक्ष का नाम याद रखना है। सिनकोना वृक्ष कहाँ सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं? इंडोनेशिया में, सबसे ज़्यादा इंडोनेशिया। तो हमने देखा मलेरिया प्रभावित करेगा आरबीसी को, इसके परजीवी का नाम प्लाज्मोडियम है, मादा मच्छर के काटने से फैलेगा, कुनैन नामक दवाई का उपयोग मलेरिया के लिए किया जाता है। और सिनकोना नामक वृक्ष की छाल से कुनैन दवा बनाई जाती है। पूछा जाता है कुनैन दवा किसकी छाल से बनाई जाती है? और सिनकोना के अधिकतर वृक्ष देखने मिलते हैं इंडोनेशिया में। तो ये याद रखना है। फिर याद रखना है सोने की बीमारी में सीसी मक्खी का नाम, सीसी मक्खी के काटने से सोने की बीमारी होती है। सीसी मक्खी के काटने से। और इसमें याद रखना है पायरिया जो मशरूम में होता है और इसके परजीवी का नाम। तो हमने देखा परजीवी में इतने ही इंपॉर्टेंट चीज हैं, इन्हीं से क्वेश्चन बनता है। सबसे पहला काम तो हमें ये करना है कि जितने भी परजीवी से होने वाले रोग हैं इस कोड की सहायता से याद कर लेना है। दूसरी चीज याद करना है कि ये जो है किस अंग को प्रभावित करते हैं, वो चीज याद करना है। तीसरी चीज याद करना है कि इनके परजीवी का नाम उतना ज़्यादा नहीं पूछा जाता, फिर भी याद करना है। जैसे याद रखना है मलेरिया का, इसका ज़्यादातर पूछा जाता है कि कौन से परजीवी हैं, उनके नाम याद रखना है। तीसरी चीज, अगली चीज याद रखना है बालू मक्खी या सैंड फ्लाई मक्खी के काटने से कालाजार होगा, मलेरिया होगा मादा मच्छर के काटने से, और सोने की बीमारी होगी ये सीसी मक्खी के काटने से। तो हमने परजीवी में या प्रोटोजोआ में होने वाले जितने भी रोग हैं वो सभी को देखा। नेक्स्ट हम देखने वाले हैं आनुवांशिक रोग के बारे में। आनुवांशिक रोग को हम जेनेटिक्स रोग कहते हैं, जेनेटिक्स डिजीज कहते हैं। आनुवांशिक रोग या जेनेटिक्स डिजीज या जेनेटिक्स रोग। तो इसमें से पूछा जाता है, आनुवांशिक रोग में भी पूछा जाता है, जैसे 4 ऑप्शन दे देगा, 4 ऑप्शन में पूछेगा कि इनमें से कौन सा रोग जो है वो आनुवांशिक है, इनमें से कौन सा रोग जो है वो आनुवांशिक है। जैसे पूछ लिया कैंसर ऑप्शन में दे दिया, एड्स ऑप्शन में दे दिया, और ऑप्शन में दे दिया मधुमेह, और ऑप्शन में दे दिया वर्णांतता, और बोलेगा इनमें से कौन सा रोग जो है वो अनुवांशिक है या कौन सा रोग जो है वो अनुवांशिक है। तो वर्णांतता जो है अनुवांशिक रोग है, बाकी जो है जीवाणु विषाणु से होने वाले रोग हैं। तो ये याद रखना है। इसमें भी हम देखेंगे कुछ रोग जो अनुवांशिक रोग हैं और जो पीढ़ी दर पीढ़ी चले आते हैं, तो वो सारी चीजें हम देखने वाले हैं। आनुवांशिक रोग में याद रखना है, जेनेटिक्स रोग में याद रखना है, सबसे पहली चीज तो याद रखना है अनुवांशिकी का पिता किसे कहा जाता है? तो ग्रेगरी जॉन मेंडल, ये याद रखना है नाम, ग्रेगरी जॉन मेंडल, इसको अनुवांशिकी का पिता कहा जाता है। ग्रेगरी जॉन मेंडल ने किस पौधे का यूज किया था? किस पौधे का यूज किया था? तो मटर के पौधे, अपने प्रयोग में मटर के पौधे का प्रयोग किया था। तो ये भी पूछा जाता है। और दूसरी चीज याद रखना है, कभी कभी पूछा जाता है कि कौन सा मटर, तो पी मटर याद रखना है, पी मटर का यूज किया था।
तो हमने देखा अनुवांशिक रोग का पिता ग्रेगरी जॉन मेंडल को कहा जाता है। ग्रेगरी जॉन मेंडल ने अपने प्रयोग में किस पौधे का उपयोग किया था? तो मटर के पौधे का प्रयोग किया था और उस मटर का नाम याद रखना है पी मटर का यूज किया था। इसके बाद हम देखने वाले हैं जितने भी रोग हैं अनुवांशिक उन सब के बारे में। सबसे पहला है वर्णांधता। वर्णांधता ये जो रोग है ये अनुवांशिक रोग है। वर्णांधता को कलर ब्लाइंडनेस कहते हैं, ये याद रखना है। कलर ब्लाइंडनेस, वर्णांधता को कलर ब्लाइंडनेस रोग भी कहते हैं। इसमें पूछा जाता है यदि किसी व्यक्ति को वर्णांधता या कलर ब्लाइंडनेस है तो उसको कौन सा रंग देखने में प्रॉब्लम होगी? तो दो रंग याद रखना है, लाल और हरा। ये दोनों कलर को याद कर लेना है। पूछा जाता है यदि कोई व्यक्ति वर्णांधता से प्रभावित है, कलर ब्लाइंडनेस है, तो उसको कौन से दो रंग पहचानने में दिक्कत होगी? लाल और हरा। लाल और हरा रंग को पहचानने में दिक्कत होती है तो कलर का नाम पूछता है, ये याद रखना है वर्णांधता में। दूसरी बीमारी होती है अनुवांशिक, जिसका नाम है हीमोफीलिया। हीमोफीलिया ये भी क्या है? अनुवांशिक रोग है। हीमोफीलिया भी अनुवांशिक रोग है। हीमोफीलिया में क्या होता है? 24 घंटे तक रक्त का थक्का नहीं बनता, ये याद रखना है। हीमोफीलिया में 24 घंटे तक, यदि किसी व्यक्ति को चोट लग गई है या कट गया है तो 24 घंटे तक, आधा घंटा से लेकर 24 घंटे तक रक्त का थक्का नहीं बनेगा, तो उसे हम कहते हैं हीमोफीलिया की बीमारी। ये भी क्या है? अनुवांशिक है। इसे याद रखना है। इसमें इस रोग की शुरुआत ये हेल्डन का मानना है कि इस रोग की शुरुआत जो है वो विक्टोरिया की महारानी से, ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया से शुरुआत होती है, ऐसा मानना है। तो ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया से इसकी शुरुआत मानी जाती है, ऐसा उनका मानना है। तो हीमोफीलिया भी जो है वो क्या है? अनुवांशिक रोग है। हीमोफीलिया से पूछा जाता है कि कौन सी बीमारी में रक्त का थक्का नहीं बनता? तो रक्त का थक्का नहीं बनता वो बीमारी है क्या? हीमोफीलिया। दो चीज और याद रखना है, एक नाम याद रखना है हेपेरिन वर्णक, और एक याद रखना है फाइब्रिनोजेन। ये दो वर्णक है शरीर के अंदर खून को जमने से रोकता है, खून को जमने से रोकता है शरीर के अंदर, है ना, ये याद रखना है। शरीर के अंदर पूछा जाता है शरीर के अंदर कौन सा ऐसा वर्णक है जो ब्लड को जमने से रोकता है? तो हेपेरिन नामक वर्णक जो है ब्लड को शरीर के अंदर जमने से रोकता है, इसलिए ब्लड का सर्कुलेशन बॉडी में बना रहता है। और फाइब्रिनोजेन जो वर्णक है इसका काम है रक्त का थक्का बनाना। यदि शरीर में चोट आ गई है या कट गया है तो उसका थक्का बनाना, बहने से रोकना। तो अंदर की ओर होता है हेपेरिन और फाइब्रिनोजेन जो है वो रक्त का थक्का बनाता है, बाहर ब्लड को बहने से रोकता है फाइब्रिनोजेन, और अंदर शरीर के अंदर ब्लड को जमने से रोकता है हेपेरिन, इसलिए ब्लड का सर्कुलेशन बना रहता है। तो ये दो वर्णक याद रखना है, पूछा जाता है एग्जाम में। हेपेरिन, एक का नाम है हेपेरिन, दूसरे का नाम है फाइब्रिनोजेन। इसके बाद हम देखने वाले हैं नेक्स्ट में याद रखना है टर्नर सिंड्रोम। ये भी जो है ये अनुवांशिक रोग है। टर्नर सिंड्रोम भी जो है ये अनुवांशिक रोग है। टर्नर सिंड्रोम में क्या होता है? यदि किसी को, ये एक पॉइंट तो इसमें याद रखना है कि टर्नर सिंड्रोम केवल महिलाओं में होगा, केवल महिलाओं में। ये रोग जो है केवल महिलाओं में होगा टर्नर सिंड्रोम। इस रोग में होता क्या है?
जैसे गुणसूत्रों की संख्या जो है वो 46 होती है, गुणसूत्रों की टोटल संख्या 46 होती है, तो इस रोग में गुणसूत्रों की संख्या घटकर 45 हो जाती है। 45 गुणसूत्र, या हम इसको क्रोमोसोम कहेंगे, क्रोमोसोम होते हैं। तो यदि जिस किसी को ये बीमारी है टर्नर सिंड्रोम, केवल महिलाओं को होता है, उसमें क्या होगा कि टोटल गुणसूत्र जो है मानव शरीर में टोटल गुणसूत्र क्रोमोसोम 46 होते हैं, उसमें गुणसूत्र घटकर हो जाता है 45, एक गुणसूत्र की कमी हो जाती है, इसलिए बीमारी होती है टर्नर सिंड्रोम। अब इसमें होता क्या है, इसमें होता यह है कि जो महिलाएं हैं महिलाओं का कद छोटा रह जाता है, कद छोटा रह जाता है, स्तन की वृद्धि रुक जाती है, स्तन वृद्धि रुक जाती है, इनके जो जननांग हैं, इनके जो जनन अंग हैं, जननांग बोलेंगे, इनके जो जनन अंग हैं ये अविकसित रह जाते हैं, ये अविकसित रह जाते हैं, अविकसित रह जाते हैं। इतनी चीजें याद रखना है। टर्नर सिंड्रोम में होगा क्या, क्वेश्चन आता है टर्नर सिंड्रोम होगा केवल महिलाओं में, पुरुष में, दोनों में, तो ये होगा सिर्फ महिलाओं में होता है। गुणसूत्रों की संख्या, इसमें टोटल गुणसूत्रों की संख्या मानव शरीर में 46 होती है, लेकिन इसमें गुणसूत्रों की संख्या घटकर 45 रह जाती है, एक गुणसूत्र कम हो जाता है, इसकी वजह से बीमारी होती है। दूसरी चीज याद रखना है, इसमें महिलाओं में क्या क्या परिवर्तन देखने मिलता है, कद छोटा रह जाता है, स्तन वृद्धि रुक जाती है, जनन अंग अविकसित रह जाते हैं, जनन अंग जो है वो अविकसित रह जाते हैं। तो इतनी चीजें याद रखना है टर्नर सिंड्रोम में। इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं, अभी हमने देखा कि मानव शरीर में टोटल गुणसूत्र 46 होते हैं। गुणसूत्र जो है वो टोटल गुणसूत्र, या इसको हम बोलेंगे क्रोमोसोम, क्रोमोसोम जो है ये गुणसूत्र कुल होते हैं 46, ये सभी को लगभग पता है। यदि जोड़े में पूछा जाए, जोड़े में ये होते हैं 23 जोड़े। याद रखना है मानव शरीर में कुल गुणसूत्रों की संख्या 46 होती है, कुल क्रोमोसोम की संख्या 40 होती है, और यदि जोड़े में पूछा जाता है तो 23 जोड़े कुल में 40। इस 23 में याद रखना है 22 जोड़े होते हैं, 22 जोड़े प्लस x y होता है, और 22 जोड़े प्लस x होता है। तो याद रखना है ये जो होगा 22 जोड़े में, और एक जोड़ा अलग से होता है, ये होता है पुरुषों में, मेल में, और 22 जोड़े प्लस XX एक जोड़ा होता है, ये होता है महिलाओं में, फीमेल में, ये याद रखना है। इससे होता क्या है 23 जोड़े मतलब ये 22 जोड़ा हो गया पुरुषों में, 22 जोड़ा और एक जोड़ा ये, तो हो गए 23 जोड़े। महिलाओं में 22 जोड़ा प्लस एक जोड़ा ये, तो हो गए 23 जोड़े ये महिलाओं में। इसमें ये पूछा जाता है, जैसे दे दिया कि 22 प्लस XX गुणसूत्र किसमें होंगे, महिलाओं में, पुरुष में, तो ये होंगे महिलाओं में। इस तरह से इनको याद रखना है, यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है। इसमें एक क्वेश्चन और ये बनता है कि यदि यहाँ पुरुष है और ये महिला है, पुरुष और महिला है, यहाँ पे X गुणसूत्र मिलता है और मेल का X गुणसूत्र मिलता है और फीमेल का X मिलता है, तब क्या होगा, लड़का या लड़की। तो याद रखना है लड़की पैदा होती है, तब लड़की पैदा होती है। और याद रखना है जब पुरुष का Y गुणसूत्र और महिला का X गुणसूत्र जब मिलता है तब पैदा होता है लड़का। तो ये याद रखना है, थोड़ा सा पूछा जाता है। तो याद रखना है X प्लस X जुड़ते हैं तो लड़की पैदा होती है, और मेल का Y और फीमेल का X मिलते हैं तब लड़का पैदा होता है, ये याद रखना है। ठीक, इसमें एक चीज और पूछा जाता है कि समजात गुणसूत्र और विषमजात गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। तो याद रखना है 22 जोड़े में समजात गुणसूत्रों की संख्या होती है, समजात गुणसूत्रों की संख्या। और यदि कुल पूछता है तो 44 कुल समजात
गुणसूत्रों की संख्या होती है। तो अभी हमने देखा गुणसूत्र टोटल 46 होते हैं, जोड़े में 23 होते हैं। और यदि हम यहाँ देखें तो 22 प्लस एक्स वाई ये पुरुषों के पास होता है, 22 प्लस एक्स एक्स ये महिलाओं के पास। याद रखना है जब x और यहाँ का x और यहाँ का x मिलेगा तो x x मिलने पे लड़की पैदा होती है, और पुरुष से y और महिला से x मिलने पर लड़का पैदा होता है। याद रखना है। और पूछा जाता है समजात गुणसूत्रों की संख्या, विषमजात गुणसूत्रों की संख्या। तो याद रखोगे 22 जो है जोड़े में समजात होते हैं, और कुल यदि समजात गुणसूत्रों की संख्या पूछता है तब 44। इतनी चीजें याद रखना है। नेक्स्ट हम देखने वाले हैं नेक्स्ट है क्लीनेफेल्टर। ये होता है क्लीनेफेल्टर सिंड्रोम, इसका नाम है क्लीनेफेल्टर सिंड्रोम। तो इसमें पूछा जाता है किस में होगा क्लीनेफेल्टर सिंड्रोम। ये भी अनुवांशिक रोग है। ये याद रखना है केवल पुरुषों में होता है, केवल पुरुषों में ये बीमारी होती है क्लीनेफेल्टर सिंड्रोम, केवल पुरुषों में। इसमें होता क्या है, टोटल गुणसूत्रों की संख्या 46 होती है, यहाँ एक गुणसूत्र बढ़ के 47 गुणसूत्र हो जाते हैं। इस बीमारी में गुणसूत्रों की संख्या एक बढ़ जाती है, मतलब 46 की जगह 47 हो जाते हैं। तो इसमें बॉडी में पुरुष के शरीर में क्या परिवर्तन देखने मिलता है, इसमें होता है कि पुरुष जो है वो नपुंसक हो जाता है। पुरुष जो है नपुंसक हो जाता है, नपुंसक हो जाता है, मतलब बॉडी में ये चेंजेस देखने मिलते हैं कि स्तन वृद्धि जो है वो महिलाओं की जैसी हो जाती है, स्तन वृद्धि महिलाओं के जैसी हो जाती है। नेक्स्ट जनन अंग ये अविकसित रह जाते हैं, अविकसित रह जाते हैं। तो इतनी चीजें याद रखना है। हमने देखा सबसे पहले देखा हमने टर्नर सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम केवल महिलाओं में होगा, महिलाओं में क्या परिवर्तन होगा वो सारी चीजें देखें। गुणसूत्र इसमें घटकर 45 रह जाती हैं, जिसकी वजह से महिलाएं बांझ होती है, जिसको हम स्टेराइल कहते हैं। तो महिलाएं जो है वो बांझपन आ जाता है उनमें। और क्लीनेफेल्टर सिंड्रोम इसमें देखें गुणसूत्रों की संख्या एक बढ़ जाती है, और इससे भी क्या परिवर्तन होता है, तो जो पुरुष हैं उनके स्तन वृद्धि जो है महिलाओं की जैसे हो जाते हैं। जनन अंग जो है वो अविकसित रह जाते हैं, और ये केवल पुरुषों में होता है। ये दोनों में हमने डिफरेंस देखा। यहाँ से पूछा जाता है कि कौन सी बीमारी पुरुष में होगी, कौन सी बीमारी महिलाओं में, और क्या परिवर्तन होते हैं। नेक्स्ट हम देखने वाले हैं डाउन सिंड्रोम के बारे में। तो अनुवांशिक रोग में एक आता है डाउन सिंड्रोम, ये अनुवांशिक रोग में आता है डाउन सिंड्रोम। तो डाउन सिंड्रोम में क्या होता है, डाउन सिंड्रोम में होता है, हमने देखा क्लीनेफेल्टर और टर्नर सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम में होता ये है, एक होता है डाउन सिंड्रोम और दूसरा होता है, मैं दोनों को कंपेयर करके बताता हूँ, और एक होता है पटाउ सिंड्रोम। पटाउ सिंड्रोम ये भी जो है अनुवांशिक रोग है, ये भी अनुवांशिक रोग है। तो हमने देखा 4 से 6 रोग जो है वो अनुवांशिक है, डाउन सिंड्रोम, पटाउ सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम में होता ये है कि जो भी बच्चा जन्म लेता है, बच्चा जन्म लेता है तो उसका शरीर का जो स्ट्रक्चर है वो थोड़ा डिफरेंट होता है। जैसे शरीर में आँख का टेढ़ी हो जाना, आँख टेढ़ी हो जाना, या फिर जीभ का मोटा होना, जीभ का मोटा होना। तो कुल मिला के ये है कि इस बीमारी से ग्रसित बच्चा जो होगा उसके शरीर का ढांचा या स्ट्रक्चर जो है बिल्कुल डिफरेंट होता है सामान्य बच्चों से। तो इसमें होता है डाउन सिंड्रोम में ऐसा। और पटाउ सिंड्रोम में ये होता है कि इसमें जो ओंठ होते हैं, ओंठ के बीच में दरार बन जाती है, ओंठ के बीच में दरार बन जाती है, मतलब दोनों ओंठ के बीच में कटा हुआ दिखाई देता है। और पैर एड़ी की एड़ी में दरार आने लगते हैं। तो ये दो परिवर्तन देखने मिलता है। तो हमने देखा डाउन सिंड्रोम में क्या होगा,
बच्चे के जो शरीर का स्ट्रक्चर है वो बदल जाता है, आँख टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है, जीभ मोटा हो जाता है, ठीक। तो इस तरह के केस हमें देखने में मिलते हैं। और पटाव सिंड्रोम में होता ये है कि होंठ के बीच में कटा हुआ दरार बन जाता है और पैर की एड़ी के बीच में दरार आने लगते हैं, ये परिवर्तन देखने मिलता है। तो हमने देखा अनुवांशिक रोग में जितने रोग हैं, एक तो हमने वर्णांधता देखा, ये अनुवांशिक है, एक तो हमने हीमोफीलिया देखा, इसके बारे में ये अनुवांशिक है, टर्नर सिंड्रोम देखा, ये अनुवांशिक है, क्लीने फेल्टर देखा, ये अनुवांशिक है, डाउन सिंड्रोम अनुवांशिक रोग है और पटाव सिंड्रोम भी क्या है, अनुवांशिक है। तो इतने रोगों को याद रखना है जो अनुवांशिक है और इनके बारे में हमने थोड़ा सा डिटेल देखा। नेक्स्ट हम देखने वाले हैं अभी हमारे पास बचा है जीवाणु के बारे में देखने के लिए। हम देखते हैं जीवाणु से होने वाले रोग, जीवाणु या इसको हम बोलेंगे बैक्टीरिया, बैक्टीरिया से होने वाले रोग। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि बैक्टीरिया की खोज पूछा जाता है, बैक्टीरिया की खोज या जीवाणु का पितामह किस व्यक्ति को कहा जाता है? तो याद रखना है जीवाणु या बैक्टीरिया की खोज या पितामह कहा जाता है एंटोनी वान लुएनहॉक को। ये नाम याद रखना है, एंटोनी वान लुएनहॉक को इसका पिता कहा जाता है। एक चीज याद रखना है, बैक्टीरिया या जीवाणु का अध्ययन जो है वो क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है बैक्टीरियोलॉजी। बैक्टीरियोलॉजी ये याद रखना है, बैक्टीरिया का अध्ययन बैक्टीरियोलॉजी। और जीवाणु की खोज या जीवाणु की खोज या पितामह जो पूछे तो एंटोनी वान लुएनहॉक को याद रखना है। 1683 में इसने एक खोजा, मानव शरीर में जीवाणु को देखा, उसका पता किया और ये रहने वाले हैं कहाँ से? हॉलैंड के रहने वाले। तो इतनी चीजें याद रखना है। फिर नेक्स्ट हम देखने वाले हैं जीवाणु से जितने भी रोग होते हैं उसको कोड की सहायता से याद करने वाले हैं। जीवाणु से होने वाले रोग जितने भी हैं उनको हम कोड की सहायता से याद रखने वाले हैं। और कोड याद रखना है उसके लिए CN शर्मा को LPG से डस्ट रोग हो गया, DST ऐसे याद रखना है, इसमें वर्क कर देना है, इसमें क्यू कर देना है। डस्ट रोग हो गया जिसे काली खांसी कहते हैं, काली खांसी कहते हैं, ये कोड याद रखना है। तो जितने भी जीवाणु या बैक्टीरिया से होने वाले रोग होंगे उसको हम इस कोड की सहायता से याद रख सकते हैं। हमने कोड देखा CN शर्मा को LPG से डस्ट रोग हो गया जिसे काली खांसी कहते हैं। इसमें हम देखते हैं फुलफिल करते हैं कि क्या क्या जो है रोग है वो जीवाणु से होते हैं। तो सबसे पहले याद रखना है कॉलेरा, इस तरह से लिखा जाता है कॉलेरा, जिसको हम हैजा कहते हैं, कॉलरा या हैजा कहेंगे, कॉलरा या हैजा कहेंगे। ये जो होगा जीवाणु से होगा। निमोनिया भी होगा, जीवाणु से होगा। L से याद रखना है लेप्रोसी, ये भी जीवाणु से होगा। P से याद रखना है प्लेग, ये भी जीवाणु से होगा। और G से याद रखना है गोनेरिया, ये भी जीवाणु से होगा। D से याद रखना है डिप्थीरिया और एक याद रखना है डायरिया। डिप्थीरिया और डायरिया ये दोनों ही बीमारी याद रखना है। और S से याद रखना है सिफिलिस और T से 3 बीमारी याद रखना है, एक तो टीबी, दूसरा है टिटनेस और टाइफाइड, T से याद रखना है। और नेक्स्ट है काली खांसी। तो शायद याद हुआ होगा CN शर्मा को LPG से डस्ट रोग हो गया जिसे काली खांसी कहते हैं। उसमें हम देखते हैं C से कॉलरा आता है, कॉलरा जिसको हम हैजा भी कहते हैं, ये याद रखना है। N से निमोनिया, L से लेप्रोसी, P से प्लेग और G से गोनेरिया, D से डिप्थीरिया और डायरिया याद रखना है। S से सिफिलिस और T क्यूब है तो एक T से टीबी, दूसरा से टिटनेस और तीसरा से टाइफाइड भी याद रखना है। इसमें हम थोड़ा सा देख लेते हैं। पूछा जाता है
हैजा के खोजकर्ता कौन है? तो रॉबर्ट कोच का नाम याद रखना है, रॉबर्ट कोच हैजा के खोजकर्ता। ठीक, यहाँ पे पूछा जाता है, लेप्रोसी से पूछा जाता है कि इस बीमारी को और किस नाम से जानते हैं, इस बीमारी को और किस नाम से जानते हैं? तो इसे हैंसेन रोग कहते हैं, ये पूछा जाता है, हैंसेन रोग कहते हैं। लेप्रोसी को हम कुष्ठ रोग भी कहते हैं, कुष्ठ रोग भी कहते हैं, तो ये इसके अन्य नाम याद रखना है। प्लेग को क्या कहा जाता है? प्लेग को काली मौत कहा जाता है, ये याद रखना है, काली मौत कहा जाता है, याद रखना है। और डिप्थीरिया, इनको नहीं, नेक्स्ट टीबी के लिए याद रखना है, टीबी को राज यक्ष्मा रोग भी कहते हैं, राज यक्ष्मा रोग भी कहते हैं, तापेदिक रोग भी कहते हैं, टीबी को तापेदिक रोग भी कहते हैं, क्षय रोग भी टीबी को कहते हैं। तो ये तीनों नाम याद रखना है। अच्छा, एक चीज है, टाइम के अभाव की वजह से ये सारी चीजें मैं अभी एक साथ नहीं बता पाऊंगा, तो हम कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट वीडियो में हमारे पास जो बचा है, नेक्स्ट वीडियो में हमारे पास विषाणु से होने वाले रोग और जीवाणु से होने वाले रोग, अभी हमने कोड बताया है, नेक्स्ट ये दोनों चीजें डिटेल में बताने वाला हूँ, विषाणु और जीवाणु से होने वाले रोग के बारे में। और नेक्स्ट हमारे पास बचा है कवक से होने वाले रोग। ये तीनों को हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो हमने देखा कि जीवाणु से होने वाले रोग को कोड की सहायता से याद किया। अभी बस इतना ही याद रखना है कि कौन सी बीमारी है जो जीवाणु से होते हैं, इसमें कोड की सहायता से याद हो गया होगा। इनको हम डिटेल में देखेंगे बाद में। और अभी मैंने ये बताया कि हैजा की खोज रॉबर्ट कोच को जाता है, हैजा की खोज का श्रेय रॉबर्ट कोच को जाता है। वैसे पूछा जाता है मलेरिया की खोज का श्रेय किसे जाता है? तो रोनाल्ड रॉश को। और रेबीज का टीका इसकी खोज लुई पास्चर, ये याद रखना है। लुई पास्चर, दूध का पास्चुराइजेशन पढ़े होंगे आपने, दूध का पास्चुराइजेशन इसके ही नाम है, लुई पास्चर की। तो याद रखना है, मलेरिया की खोज रोनाल्ड रॉश, हैजा की खोज रॉबर्ट कोच, रेबीज का टीका लुई पास्चर और दूध का पास्चुराइजेशन भी लुई पास्चर। तो ये सारी चीजें हम कवर करने वाले हैं बाद की वीडियो में। नेक्स्ट मैं इसमें थोड़ा सा बताना चाहूँगा टीका के बारे में, फिर हम जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें ये सारी चीज़ें हम डिटेल में देखने वाले हैं। हमने देखा, ये याद रखना है, BCG का टीका पूछा जाता है, ये किस लिए दिया जाता है? एक पूछा जाता है OPV का टीका, एक पूछा जाता है RTSS का टीका, एक पूछा जाता है RIG का टीका, एक पूछा जाता है DPT का टीका, है ना, ये याद रखना है। और एक पूछा जाता है MMR का टीका। तो ये सभी टीका को याद रखना है। BCG का टीका ये टीबी के लिए दिया जाता है। BCG का टीका जो है वो टीबी को हम क्षय रोग भी कहते हैं या तापेदिक भी कह सकते हैं, तापेदिक भी कहते हैं। तो टीबी, क्षय रोग, तापेदिक के लिए BCG का टीका दिया जाता है। इसका फुल फॉर्म पूछा जाता है बैसिलस कॉलमेट-ग्यूरिन, तो याद रखना है बैसिलस कॉलमेट-ग्यूरिन इसका फुल फॉर्म होता है। और